नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यानी वीडियो के पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा था। ये वीडियो का पार्ट 2 होगा, तो इससे उससे आगे कड़ी में इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि अर्धवार्षिक करंट अफेयर 2023 है और ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं PSLV-C 56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। इसमें देखें यह कब प्रक्षेपण किया गया, किस यान से किया गया, तो PSLV-C 56 है। 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया और इसमें सिंगापुर के 7 उपग्रह थे। और इसमें देखें तो इसमें जो है प्रक्षेपण 23 मिनट बाद ही 360 किलोग्राम वजनी, इसमें जो मुख्य उपग्रह 360 किलोग्राम वजनी DSSR है, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये इंपॉर्टेंट है। 535 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। और ये जो है इसरो की वाणिज्यिक शाखा जो है न्यू स्पेस इंडिया, इंपॉर्टेंट है कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम यह है और यह पूर्णतः जो व्यावसायिक मिशन था। और इसमें जो प्रमुख उपग्रह हमने देखा DSSAR है। कक्षा में स्थापित किए गए 7 उपग्रह इस प्रकार से हैं। DSSAR जो कि इसका प्रमुख उपग्रह है, वेलाक्स AM, आर्केड एटमॉस्फेयर कपलिंग व डायनेमिक एक्सप्लोरर, स्कूप 2, NU लायन, ग्लासियर 2 और ORB-12 स्टाइडर हैं। वेलाक्स AM 23 किलोग्राम वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। PSLV-C इंपॉर्टेंट ये है कि PSLV-C 55 से इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के 2 उपग्रह TeleOS-2 ल्यूम लाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। यानी PSLV-C 55 से भी सिंगापुर के 2 उपग्रह भेजे थे और PSLV-C 56 से जो है 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और ये दोनों ही मिशन पूर्णतः व्यावसायिक थे। अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रयोग। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा PSLV-C 56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया। अब यह अगले 2 महीने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा न करते तो रॉकेट का मलबा अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता है। PSLV मिशन के चौथे चरण के दौरान वैज्ञानिकों के अनूठा और सफल परीक्षण को अंजाम दिया। 570 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को रॉकेट को वहीं भटकना छोड़ने की बजाय कुछ नीचे स्थित कक्षा में लाने का निर्णय लिया। इसरो के सफल प्रयोग से अंतरिक्ष में मलबा घटेगा और उपग्रहों आगामी मिशन को नुकसान की आशंका भी कम होगी। संसद भवन का उद्घाटन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, तो इसमें देखते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है कब ये किया गया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 28 मई 2023 को। नए त्रिभुजाकार संसद भवन पहले की तुलना में काफी ज्यादा सुविधाएं, हाईटेक व्यवस्था। इसमें लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। जबकि तीसरे यानी जो इसका तीसरा जो संयुक्त सत्र है, यानी अलग अलग सेपरेट तो इतने कक्ष हैं, परंतु संयुक्त कक्ष के लिए संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला बृहद हाल भी बनाया गया है। 28 मई को संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ सोने की परत वाले शेंगोल की स्थापना पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री ने की। यानी ये ज़्यादा ही न्यूज़पेपर में प्रासंगिक रहा कि शेंगोल क्या है, तो शेंगोल की स्थापना पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। प्राचीन काल से राजदंड के रूप में माना जाने वाला शेंगोल क्या है? प्राचीन काल से राजदंड के रूप में माना जाने वाला केवल सत्ता का ही प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने के लिए ये वचन का भी प्रतीक रहा है। शेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का हस्तांतरण भी शेंगोल के साथ ही हुआ था। 14 अगस्त 1947 स्वतंत्रता घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात में शेंगोल सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर बहिष्कार कांग्रेस के नेतृत्व में 20 विपक्षी दलों ने किया। अवसर का यानी ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार जो है कांग्रेस के नेतृत्व में 20 विपक्षी दलों ने किया। उनका कहना था कि यह उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ होना चाहिए था। इसके लिए एक याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। यानी पहले चरण में प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक हवन पूजा के पश्चात 8:30 बजे तक लोकसभा में शेंगोल स्थापित किया गया। 12 बजे दूसरे चरण में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के संदेश पढ़े गए। लोकसभा स्पीकर का संबोधन भी हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर रुपये यानी 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट प्रधानमंत्री ने जारी किया। लगभग 65,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैले हुए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। इस भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी तथा इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। त्रिकोणीय आकार का नया भवन वस्तुतः एक कष्टकोण। इसके मुख्य आर्किटेक्ट गुजरात के विमल पटेल, इनकी आर्किटेक्ट कंपनी HC यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसके आर्किटेक्ट कौन है नए संसद भवन के, विमल पटेल हैं। उनकी आर्किटेक्ट कंपनी HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ही नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और संबंधित भवनों का डिजाइन तैयार किया था। इसका निर्माण टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार व 3 उपद्वार हैं। तीनों मुख्य द्वार जल, थल व नभ को समर्पित हैं। उन्हें क्रम से ज्ञान द्वार यानी जो इसमें जल है वो ज्ञान द्वार, थल जो है कर्म द्वार और नभ जो शक्ति द्वार के नाम दिया गया है। इसके लोकसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, तो राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थापित है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इसमें सजाए गए। भवन के ऊपर शीर्ष में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित हैं। भारत की प्राचीन कलाओं और सांस्कृतिक विधाओं को संसद भवन की दीवारों पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट इसमें नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का सफल प्रक्षेपण।
स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उठाया। तो संगठन इसरो ने 29 मई 2023 को उठाया, यानी यह जो 29 मई 2023 को जो है ये मिशन प्रक्षेपित किया गया। जब इसके लिए सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने शक्तिशाली भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV MK2F12 के द्वारा किया। 51.7 मीटर ऊंचे GSLV ने 2232 यानी 2232 किलोग्राम वजन के NVS जो इसका वजन देखें तो ये 2232 किलोमीटर का वजन NVS-1 को लेकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 29 मई को प्रातः 10:42 उड़ा तथा उड़ान भरी था। 29 मिनट में इसे उपग्रह को 251 किलोमीटर ऊंचाई पर भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्ष जियो साइक्लॉइड ट्रांसफर RTM स्थापित कर दिया, जहां से इसकी निर्धारित कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 20 मीटर तक की सटीक पोजीशन बता सकता है, यानी जो भारत की नेविगेशन प्रणाली है वो नाविक NAVIC है, यह 20 मीटर तक की सटीक पोजीशन बता सकती है। इस नाविक प्रणाली की मजबूती के लिए दूसरे चरण में सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। मई 2023 को प्रक्षेपित यानी जो NVS-1 है इसी श्रृंखला में पहला उपग्रह है। ठीक है, इस श्रृंखला का जो सबसे पहला उपग्रह जो था IRNSS-1A इसका प्रक्षेपण 1 जुलाई 2013 को किया गया था। इसमें जो 7 उपग्रह हैं उन 7 उपग्रह में 7वां जो उपग्रह है, 7वां उपग्रह जो IRNS यानी 7वां उपग्रह IRNSS-1G का प्रक्षेपण 28 अप्रैल 2016 को किया गया था। बाद में इस प्रणाली का नाम भी IRNS से IRNSS से बदलकर नाविक या नेविगेशन इन इंडियन कंसंट्रेशन कर दिया गया। जैसा कि यहाँ पर वो लिखा गया संपूर्ण चीज़ें यानी GSLV MK2 जो भी हमने जानकारी दी ऊपर, ये सारी जानकारी यहाँ लिखी गई है, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर, यानी बेंगलुरु जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। जुलाई 2023 के आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर बन गया है। और इसमें देखें तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCC शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता और खुफिया जानकारी साझा करता है। बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है जिसमें इससे पहले से न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। पिछले वर्ष बेंगलुरु के सांस्कृतिक सार को WCCF द्वारा अनबॉक्सिंग बेंगलुरु नामक सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम क्या देखते हैं। WCCF की स्थापना 2012 में हुई। लंदन के संस्कृति और रचनात्मक उद्योग की उप महापौर जस्टिन सिमन्स की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में जस्टिस सिमन्स के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जस्टिस सिमन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी OBE से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य। इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम आय गारंटी पेश करने वाला कौन सा राज्य पहला है भारत में, तो राजस्थान है। राजस्थान विधानसभा ने 21 जुलाई 2023 को एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ जिसका नाम है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 का उद्देश्य इसमें निर्देशित किया है। राज्य में लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने और उसकी वित्तीय स्थिरता को सुधार करने में मदद करना है। विधेयक में 3 व्यापक श्रेणियां हैं। न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। देखते हैं राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के प्रमुख घटक के रूप में देखें तो पहला न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार। यह विधेयक प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी देता है। इसके बाद प्रत्येक वयस्क नागरिक को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के माध्यम से न्यूनतम आय प्राप्त होगी। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के 100 दिनों में अतिरिक्त 25 दिन और रोजगार सुनिश्चित करेगा। गारंटी रोजगार का अधिकार। इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं का कार्य पूरा होने के बाद सरकार साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। एक नामित अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पंजीकृत जॉब कार्ड पते के 5 किलोमीटर के अंतर्गत हो। यदि आवेदन की 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तो आवेदक को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किंतु किसी भी मामले में यह अवधि 1 पखवाड़े से अधिक नहीं होगी। गारंटी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार इसमें देखें। विधेयक सुनिश्चित करता है कि वृद्धावस्था विशेष रूप से विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को पेंशन मिले। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेंशन में 2 किस्तों में 15% की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। नगद हस्तांतरण योजनाओं में अंतर। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक अद्वितीय है क्योंकि यह कानूनी रूप से न्यूनतम आय सहायता और गारंटीकृत रोजगार में पेंशन दोनों सुनिश्चित करता है, जो इससे नियमित नगद हस्तांतरण योजनाओं से अलग करता है। विधेयक महात्मा गांधी के व्यापक कल्याणकारी उपायों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह विधेयक राज्य के सभी परिवारों को कवर करता है। इसके साथ विभिन्न कमजोर समूहों को रोजगार और पेंशन सहायता प्रदान करता है। महत्वपूर्ण खबर देखें तो विश्व का पहला नैनो DAP यानी तरल। इसमें 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा विकसित विश्व के पहले इफ्को नैनो DAP तरल का लोकार्पण किया।
इफ्को नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद का शुभारंभ भारत को खाद्य उत्पादन उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया। तरल डीएपी में 8% इंपॉर्टेंट है, तरल डीएपी में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा इसे विकसित किया गया है। तरल डीएपी के माध्यम से लगभग 90 लाख मीट्रिक दानेदार डीएपी के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया। देश में 18 करोड़ तरल डीएपी की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर। अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर। अमेजन इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव ए स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील में अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के डल झील में। और श्रीनगर में कार्यक्रम जो है, यह कार्यक्रम आई हैव ए स्पेस के रूप में कौन किया, यह जो है अमेजन इंडिया ने किया। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। साथ ही इसके साथ छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में यह सहायक होगा। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG के चैंपियन समूह में 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया। ज्ञातव्य कि GCRG के चैंपियन ग्रुप में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। GCRG की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। भारत को GCRG के चैंपियन ग्रुप में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के निमंत्रण से मिला था। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा को GCRB प्रक्रिया के लिए शेरपा नामित किया गया। शेरपा जो कौन है, संजय वर्मा है, जो विदेश मंत्रालय में सचिव है। वर्तमान ग्रुप में यानी चैंपियन ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारों राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। भारत समूह में भारत के शामिल होने से विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए परिणाम उन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिलेगी। GCRG की स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त से परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। तो शिक्षा पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 PGI रिपोर्ट जारी की। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। यह इंडेक्स राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी में ग्रेड करता है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका। इसमें इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में जो पंजाब है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है। पंजाब और चंडीगढ़ को इंडेक्स की 6ठी ग्रेड में शामिल किया गया। इसके बाद गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु को 7वें ग्रेड में रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को सबसे नीचे ग्रेड में रखा गया है। PGI 2.0 के 6 मानक राज्यों के इस ग्रेड को जिन 6 मानकों के आधार पर तैयार किया गया उसमें है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, स्कूल तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज, समानता, गवर्नेंस मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग इत्यादि शामिल। इन सभी के 73 अलग अलग मानकों के आधार पर राज्यों को अंक दिए गए हैं। तो PGI के तहत जो 10 श्रेणियां बनाई गई उसमें से 1000 अंकों के आधार पर हैं। वह 1000 अंकों के आधार पर उसमें से दक्ष जो है 941 से 1000, उत्कर्ष 841 से 940, अति उत्तम 821 से 880, उत्तम 761 से 820, प्रचेष्टा 1 701 से 760, प्रचेष्टा 2 जो 641 से 700। 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, असम, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों को जगह बनाई है। आकांक्षा 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है। और इन सबों को देख लेते हैं कि आकांक्षा 2 जो है, इसमें आकांक्षी 2 जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, इसका जो स्कोर है 461 से 520 के बीच में। आकांक्षा 3 जो सबसे नीचे है 401 से 460 के रैंक इसमें शामिल है। 20 फ्रांस से 26 राफेल विमान और 3 पनडुब्बियां खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें देखते हैं भारत ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकरण परिषद यानी DAC ने 14 जुलाई 2023 को दी। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से पहले 36 राफेल विमान खरीदे जा चुके हैं। DAC ने मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दी थी। DAC रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च इकाई है। DAC क्या है? रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च इकाई है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा, यानी ये भी पूछा सकता है कि श्रीलंका राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो रानिल विक्रमसिंघे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल के साथ 20-21 जुलाई 2023 को भारत की यात्रा पर थे। भारत और श्रीलंका के राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में भारत आए थे। यह इंपॉर्टेंट है कि भारत अमेरिका की जो राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री विक्रमसिंघे की पहली भारत यात्रा थी। यह इंपॉर्टेंट है, पहली भारत यात्रा थी इनकी। और इसमें देखें तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच 21 जुलाई को नई दिल्ली, कहाँ पर, नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों के आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। यूपीआई के जरिए लेनदेन के लिए NIPL
इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल हो गई। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया, जो भारत और श्रीलंका की आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों के बीच लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसमें है श्रीलंका से पहले भारत की यूपीआई सेवा को सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस ने पहले ही अपनाया है। यानी श्रीलंका से पहले इन देशों ने भारत की यूपीआई सेवा को अपनाया है या उपयोग कर रहे हैं। पहले समुद्री कनेक्टिविटी है, भारत और श्रीलंका के बीच सबसे पहले समुद्री कनेक्टिविटी के रूप में जो समझौता उसके बारे में देखते हैं। कनेक्टिविटी में भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांकेशंथुराई के बीच यात्री नौका सेवाओं को फिर शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द से शुरू करने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। समुद्री कनेक्टिविटी के लिए हवाई कनेक्टिविटी के रूप में देखें तो इसमें चेन्नई और त्रिंकुमौली, बट्टिकुलोआ और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी खोज के अलावा चेन्नई और कोलंबो की उड़ानों विस्तार है। इसके बाद ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी के रूप में देखें श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीनीकरण ऊर्जा पर MOS शामिल है। बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए BBIN बांग्लादेश, यानी BBIN जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल शामिल इसमें है। संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, हरित हाइड्रोजन का पता लगाना, लोगों से लोगों कनेक्टिविटी को देखें तो दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने और भारत में बौद्ध सर्किट और रामायण ट्रेल के साथ साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को लोकप्रिय बनाने की योजना बना रहे हैं। श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर समझौता 21 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर एक नेटवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसमें फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। NIPL और लंका पे यानी NIPL और लंका पे एक बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जो श्रीलंकाई नागरिकों को विभिन्न लेनदेन के लिए यूपीआई आधारित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देगा, जो निर्बाध और कुशल सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देता है। अगला जो महत्वपूर्ण इसमें है करंट अफेयर, दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में इरावत यानी भारत का इरावत जो है 75वें स्थान पर है टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग में। CDAC पुणे इंपॉर्टेंट है, किस संस्थान द्वारा? CDAC पुणे में स्थापित AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इरावत, यह इरावत है AIRAWAT इरावत एक हाथी का भी नाम है, समुद्र मंथन श्रृंखला था, लेकिन इरावत ये दूसरा है। को दुनिया में 75वां स्थान दिया गया। 23 मई 2023 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में शीर्ष यानी टॉप 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर 61वें संस्करण में इसकी घोषणा की। 61वां संस्करण कहाँ पर किया गया? यह जर्मनी में किया गया और यह 23 मई 2023 को किया गया। भारत को दुनिया भर में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष पर रखता है। यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई। इरावत यह है, इसका जो फुल फॉर्म ये देखते हैं, ये हाथी नहीं है, इरावत एक हाथी है जो इंद्र का वाहन है इरावत, और इस समुद्र मंथन श्रृंखला था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC का फुल फॉर्म है। पुणे में एक AI सुपर कंप्यूटर यह 13,170 टेराफ्लॉप की उल्लेखनीय यानी इसकी जो टेराफ्लॉप या मेमोरी है वो 13,170 टेराफ्लॉप की उल्लेखनीय गति के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर कौन है? इरावत। शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वें संस्करण में इस दुनिया का 75वां स्थान दिया गया। वहीं भारत के ही जो परम सिद्धि को 131वें स्थान पर, प्रत्युष को 169वें स्थान पर और मिहिर सुपर कंप्यूटर को 316वें स्थान मिला टॉप 500 में। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में अमेरिका का फ्रंटियर इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर स्थान पर है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के टेनेसी के ओकरिज नेशनल लैब में स्थापित है। यहाँ देख लेते हैं विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर में, तो पहले स्थान पर अमेरिका का फ्रंटियर है, ये अमेरिका में ही है। दूसरा जो फुगाकू है जापान का है, तीसरा लूमी है फिनलैंड का है, चौथा लियोनार्डो जियोन है इटली का है और पांचवा सबमिट IBM अमेरिका का। इसमें टॉप 5 अमेरिका के 2 शामिल हैं, यानी पहला और पांचवा अमेरिका के ही है। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 ये भारत में किया गया, भारत की अध्यक्षता में किया गया। इसको देखते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं G20 का 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी भारत ने की है और यहाँ 23वां यानी 18वां का भी G20 का सम्मेलन किया, जो बहुत ही बड़ा संगठन है और जो दक्षिण एशिया का या एशिया का सबसे बड़ा संगठन कर सकते हैं। यह जो है आपका संघाई सहयोग संगठन, इसका 23वां का संगठन का अध्यक्षता भारत ने किया। तो इसको देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से इंपॉर्टेंट वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में किया गया।